आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो रह गया है इसकी मेकिंग से संबंधित, जो कि हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, पहले उसे समझ लेते हैं अपन। जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है, ग्राइंडिंग व्हील किस तरीके से तैयार किया जाता है या बनाया जाता है, ठीक है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम इसे क्लासीफाई करेंगे। ग्राइंडिंग व्हील होते कितने टाइप के, बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक तो क्ले टाइप होता है, या तो क्ले टाइप का होता है ग्राइंडिंग व्हील, और एक होता है आपका मेटेलिक टाइप का। मेटेलिक टाइप का मतलब मेटल से बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है। क्ले टाइप का मतलब कि ये क्ले से बना हुआ है, ठीक है। जैसे सेरेमिक हो गया, क्या हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, इस तरीके के जो होते हैं उनसे ये बना हुआ है। तो ये जो इस तरीके के जो पहले टाइप के ग्राइंडिंग व्हील होते हैं, नॉर्मली क्या होता है, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। जबकि ये जो मेटेलिक वाले हैं, क्योंकि ये मेटल से बने हुए हैं इसलिए थोड़े से हार्ड नेचर के होते हैं। होता क्या है, तो जो क्ले टाइप के जो ग्राइंडिंग व्हील है इसे बनाया जाता है कास्टिंग से, इसे बनाया जाता है कास्टिंग प्रोसेस से, यानी ढलाई से। जबकि जो मेटेलिक है इसे बनाया जाता है पाउडर मेटलर्जी से, पाउडर मेटलर्जी से इसे, मेटलर्जी से इसे बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। तो कास्टिंग से आप सब जानते हैं कि ढलाई से बनाया जाता है, ये सब आपको पता होगा। लेकिन पाउडर मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, पाउडर मेटलर्जी का मतलब ये होता है, आपने यूट्यूब वगैरह पे कुछ ऐसे कुछ देखा होगा कि जो पाउडर होता है, पाउडर को डाई में डाला जाता है, फिर हाइड्रोलिक प्रेस से दबाया जाता है, तो उसी शेप का वो बन के तैयार हो जाता है। तो सपोज कीजिए ये आपकी एक डाई है, अभी जो डाई है इसके अंदर आपको ग्राइंडिंग व्हील बनाना है। तो ये ग्राइंडिंग व्हील के लिए आपने इसमें कैविटी बना दी, कैविटी बनाने के बाद में इससे मेटल का पाउडर डाल दिया, इसे मेटल का क्या कर दिया, जिस मेटल का आपको बनाना है उस मेटल का आपने इसके अंदर पाउडर डाल दिया, और इसे हाइड्रोलिक प्रेस से जैसे ही आप प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इस व्हील शेप का जो ये ग्राइंडिंग व्हील है बन के तैयार हो जाएगा। तो अगर आपसे ये कहा जाता है कि मेटेलिक है आपका ग्राइंडिंग व्हील, आपका मेटेलिक मेटल से बना हुआ है, मेटेलिक पाउडर से बना हुआ है, तो आप ये कहेंगे कि वो पाउडर मेटलर्जी से तैयार होगा। लेकिन नॉर्मली जो आपका ग्राइंडिंग व्हील बनता है वो आपका किससे बनता है, कास्टिंग से बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके आगे के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। अब हम जानेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील के बारे में, कि ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन में कौन कौन से वर्ड्स या फिर कौन कौन से न्यूमेरिकल्स काम में लिए जाते हैं और किसका क्या मतलब होता है। इसके पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, हम ग्राइंडिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ग्राइंडिंग का मतलब क्या था, ग्राइंडिंग के अंदर मटेरियल रिमूव होता है वर्कपीस की सरफेस से बाय यूजिंग फ्लोइंग और शेयरिंग ऑपरेशन। चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये जो दे रखा है ये है आपका एब्रेसिव टाइप। तो जैसा कि मैंने बताया, एब्रेसिव जो होते हैं वो आपके नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम काम में लेते हैं, होता है कार्बन बोरोन नाइट्रेट। कार्बन बोरोन नाइट्रेट ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता है, ये हार्डेस्ट एब्रेसिव पार्टिकल, हार्डेस्ट एब्रेसिव पार्टिकल। अब ये भी हम दो टाइप के काम में ले सकते हैं, या तो सिलिकॉन कार्बाइड काम में ले सकते हैं, या फिर जैसे कि मैंने बनाया बोरोन नाइट्रेट, बोरोन कार्बाइड, बोरोन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड या बोरोन कार्बाइड, ठीक है। ये एक CBN टाइप के एब्रेसिव पार्टिकल होता है, कार्बन बोरोन नाइट्राइड, जो कि बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट होता है। दूसरा एब्रेसिव जो मोस्टली काम में लिया जाता है वो है हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि हमें नेचुरली मिलता है, ये हमें नेचुरली मिलता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। नॉर्मली सबसे ज़्यादा ये आपकी कटिंग जो गार्डनिंग व्हील है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान काम में लिया जाता है। इसके बाद में आता है आपका डायमंड, इसके बाद में आता है आपका डायमंड, ठीक है। अब जो डायमंड होता है, डायमंड क्या है, एक नेचुरल एब्रेसिव पार्टिकल होता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो ए का मतलब क्या हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। इसकी जगह अगर सी लिखा हो तो इसका मतलब कार्बाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पहला वर्ड है ये मैं समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको कि ये एब्रेसिव टाइप के बारे में बताता है, इसको देख के मुझे सिर्फ इसके बारे में ही जानकारी मिलती है। दूसरी तरफ मैं आऊँ उधर, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये होता है आपका एब्रेसिव साइज, ये एब्रेसिव साइज को दर्शा रहा है, लेकिन ये एब्रेसिव साइज नहीं लिखा हुआ है, ये तो एब्रेसिव का नंबर लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था, एब्रेसिव का जो साइज़ होता है बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। एक तो होता है ARSE, कोर्स साइज़ होता है, ठीक है। कोर्स ग्रेन साइज़ होता है, ग्रेन साइज मतलब कि इसका बड़ा साइज़ होता है। ये जो ग्रेन्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ये आपका नॉर्मली मिल जाएगा आपको 80 नंबर तक, 1 से लेकर या 80 नंबर तक मिल जाएगा, या फिर 100 नंबर तक आपको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा कोर्स होता है, मतलब बड़े होते हैं। इसके बाद में होता है मीडियम नंबर,
मीडियम एब्रेसिव साइज़, इनका साइज़ थोड़ा मीडियम रहता है। ये आपको मिल जाएगा लगभग 100 से लेकर के 200 नंबर तक, ये मीडियम रहता है। ठीक है, ये वैल्यू जो होती है आपकी वेरी कर सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है। कई जगह लिखा हुआ है कि जैसे ये आपका 30 से लेकर 60 तक होता है, ये 60 से लेकर 150 तक है, 60 से लेकर 100 तक होता है, बाकी 100 से ऊपर जितने भी होते हैं 200 300 400 सब आपके फाइन होते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी वेरी करती है, ये हर जो ऑथर होता है ये अपने हिसाब से इसको देता है। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो साइज़ है जो वेरी फाइन है, जो बहुत ज़्यादा छोटा है, उसका कितना हो जाएगा 200 से 600 नंबर या 800 नंबर। मतलब ये नंबर जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी जो साइज़ है वो क्या होती जा रही है, फाइन, यानी कम होती जाएगी। आपको ये याद रखना है। क्या बोला मैंने, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो आपका एब्रेसिव साइज़ यानी कि जो आपका एब्रेसिव पार्टिकल है यानी कि जो ग्रेन साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता जाए। तो ये मुझे बताता है एब्रेसिव का नंबर। क्या बताता है मुझे, एब्रेसिव का नंबर के बारे में बताता है। अब इस एब्रेसिव नंबर से अगर मुझे एब्रेसिव की साइज़ पता करनी है इंच में या mm में, तो मैं कैसे पता करूँगा, तो ये यहाँ आ जाएगा ग्रेन साइज डिवाइडेड बाय ग्रेन नंबर जी एन, मैं इसे लिख सकता हूँ, इसे मैं GS लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिलेगी मुझे इंच में। जैसे कि मुझे ये पता लगाना है कि जो 60 नंबर का एब्रेसिव पार्टिकल है जो ग्रेन है इसका साइज़ कितना है, तो मैं कैसे निकालूंगा इसका साइज़ 1/60 करके निकाल लूँगा। ये जो भी निकलेगा ये किस में निकलेगा, आपका इंच में निकलेगा। ठीक है, एब्रेसिव का साइज़ हो जाएगा। अगर मुझे इसे mm में निकालना है, जैसे ये किस में निकलेगा, ये आपका इंच में निकलेगा, लेकिन अगर इसे mm में निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसे 25.4 से इंटू कर दूंगा तो ये किस में आ जाएगा, आपका mm में आ जाएगा। इस तरीके से अगर यहाँ पे 600 नंबर का दिया हुआ है, अगर सपोज़ कीजिए यहाँ पे 600 नंबर का या 400 नंबर का दिया हुआ है, कि 400 नंबर का आपका ग्रेन नंबर कितना आपका 400 नंबर का है। ठीक है, तो इस ग्रेन की साइज़ कितनी हो जाएगी, इस एब्रेसिव का साइज़ कितना हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, 400 करना है, ये आपका इंच में हो जाएगा। ठीक है, 1/400 ये आपका इंच में हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर इसको mm में कन्वर्ट करना है, अगर वो mm में पूछता है आपसे एग्जाम में, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसे 25.4 से इंटू करना है, तो ये आपका mm में आ जाएगा। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि ये ग्रेन नंबर को दर्शा रहा है, तो इस ग्रेन नंबर से या एब्रेसिव नंबर से मैं एब्रेसिव की साइज़ कैलकुलेट करता हूँ। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है आपकी, ये जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो लिखा है इसे हम बोलते हैं ग्रेड या हार्डनेस। इसके बारे में ग्रेड या हार्डनेस, ये तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, ये क्या दर्शाता है, आपकी ग्राइंडिंग व्हील के हार्डनेस को दर्शाता है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, अगर चलिए हम बेसिक सा कैसे पढ़ें, तो जो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं वो किस तरीके से बनाया जाता है, मैंने आपको बताया, एब्रेसिव को आपस में चिपका के ग्राइंडिंग व्हील की सरफेस पे लगाकर फिर बनाया जाता है। तो ये बेसिकली वैसे दो टाइप के होते हैं। अगर आपका ग्राइंडिंग व्हील क्ले टाइप का है ना, अगर आपका क्ले टाइप का है या फिर आपका मेटेलिक टाइप का है, वैसे दो टाइप के होते हैं, मेटेलिक टाइप के होते हैं। तो अगर क्ले टाइप का है तो वो सॉफ्ट व्हील कहलाता है, अगर ये क्ले टाइप का है तो ये आपका सॉफ्ट व्हील कहलाता है, और अगर मेटेलिक टाइप का है तो ये आपका हार्ड व्हील कहलाता है। क्ले का मतलब क्या होता है, जैसे जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का आपका बना है, सिलिकॉन कार्बाइड का बना है, या फिर सेरेमिक का बना है, ये सारे आपके क्ले टाइप में या विट्रीफाइड टाइप का बना है। तो ये आपके सॉफ्ट टाइप के जो एब्रेसिव व्हील होते हैं, ग्राइंडिंग व्हील होते हैं, उसके अंदर कंसिडर्ड इसको किया जाता है। तो इसकी खास बात क्या होती है, एक अच्छी बात होती है कि जैसे ये चलते हैं तो इनकी जो ऊपर की सरफेस है जैसे ब्लंट हो जाती है, घिस जाती है, काम करना बंद कर देती है, मटेरियल निकालना बंद कर देती है, तो पीछे की जो एब्रेसिव पार्टिकल है वो ऑटोमेटिक निकल के आ जाते हैं, फिर वो ग्राइंडिंग करना शुरू कर देते हैं। जबकि ये जो मेटेलिक टाइप के रहते हैं, मतलब जो मेटल से बनते हैं, ये जो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं ये हार्ड टाइप के होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इसके अंदर कुछ टाइम बाद में ब्लंटिंग नेचर आ जाता है। ठीक, दूसरी बात ये कि ये जो क्ले टाइप के जो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं, इसे बनाया जाता है कास्टिंग से, ठीक है, इसे कास्टिंग से बनाया जाता है। जबकि इनको किससे बनाया जाता है, पाउडर मेटलर्जी से, इसे पाउडर मेटलर्जी से बनाया जाता है। आपने कई यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे कि जो मेटल का पाउडर है उसे एक डाई में रखा और हाई प्रेशर डाई से उसे, या हाई प्रेशर हाइड्रोलिक प्रेस से उसे दबा दिया, उसे प्रेस कर दिया। तो जैसे ही उस प्रेस को हम हटाते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस को, तो हमें पता चलता है कि जिस शेप की वो डाई थी उसी शेप का वो जो शेप एंड साइज़ का जो मटेरियल है वो बन के तैयार हो जाता है।
तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है उसे हम पाउडर मेटलर्जी कहते हैं। तो अभी हमने जाना ग्राइंडिंग व्हील बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो क्ले टाइप होता है, एक मेटलिक टाइप होता है। जो मेटलिक टाइप होता है वो आपका हार्ड व्हील कहलाता है और जो क्ले टाइप होता है वो आपका सॉफ्ट व्हील कहलाता है। तो जो सॉफ्ट व्हील होता है या जो क्ले टाइप का व्हील होता है वो आपका कास्टिंग से बनाया जाता है और जो मेटलिक टाइप का होता है वो पाउडर मेटलर्जी से बनाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर ब्लंटिंग नाम की कोई चीज़, इसके अंदर कुछ टाइम बाद में ब्लंटिंग नेचर आ जाता है, इसलिए इसे बार बार ड्रेसिंग करनी पड़ती है। ड्रेसिंग मतलब बार बार सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से इसे रीशार्प करना पड़ता है, जबकि इसके अंदर सेल्फ शार्पनिंग प्रॉपर्टी खुद ही शार्प हो जाता है, मतलब पीछे वाली लेयर निकल के आ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसके कारण होता है, इस नेचर के कारण होता है। जो तीसरे नंबर हम पढ़ने वाले हैं ना, हार्डनेस और ग्रेड, इसके कारण होता है। तो अब हम इसे समझेंगे कि किस कारण ये सॉफ्ट हो रहा है और किस कारण ये हार्ड हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया, जो बॉन्ड होते हैं वो आपके एब्रेसिव पार्टिकल को होल्ड करने के, चिपकाने के काम में आते हैं। तो ये जो हार्डनेस और ग्रेड है, ये क्या है? आपकी कैपेसिटी ऑफ ग्राइंडिंग व्हील टू रिटेन एब्रेसिव पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब कि जो एब्रेसिव पार्टिकल उनको रिटेन करने की, उनको पकड़ के रखने की जो शक्ति है, उसे हम इसकी हार्डनेस कहते हैं। जैसे ये ग्राइंडिंग व्हील है, इसके अंदर कुछ एब्रेसिव पार्टिकल्स ये लगे हुए हैं। ठीक है, अगर ये इन्हें ज़्यादा मजबूती से पकड़ के रखता है, ज़्यादा मजबूती से अगर होल्ड कर रहा है, तो ये हार्ड टाइप का हो जाएगा। और अगर इसको होल्ड करने वाले, इसको पकड़ के रखने वाले जो बॉन्ड है आपने वो थोड़ा वीक काम में लिया है, जो बॉन्ड है आपका वीक है, मतलब इसे बहुत कम स्ट्रेंथ के साथ में पकड़ के रख पा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका सॉफ्ट व्हील हो जाएगा। ठीक है, तो हार्डनेस या ग्रेड जो होती है बेसिकली दो टाइप की होती है। ये होती है ए से लेकर एच तक, एक होती है आई से लेकर पी तक, और एक होती है क्यू से लेकर जेड तक। तो जो ए से लेकर एच तक होते हैं वो आपके कहलाते हैं सॉफ्ट व्हील, ठीक है। जबकि क्यू से जेड तक आपके कहलाता है हार्ड व्हील। और आई से लेकर पी तक, इसके बीच में जो भी वर्ड यहाँ आ रहा है, जैसे आई जे के आ रहा है, तो इसका मतलब ये मीडियम व्हील है, मीडियम हार्डनेस वाला आपने व्हील काम में ले रखा है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये जो वर्ड आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है। ये दर्शाता है आपकी हार्डनेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील को। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये जरूर है कि इसके अंदर जो ये हार्डनेस है, ये जो वर्ड बता रहा है आपका ग्राइंडिंग व्हील की तो बता रहा है, लेकिन ग्राइंडिंग व्हील के अंदर भी एब्रेसिव की ना बता करके बॉन्ड की बता रहा है। ये बॉन्ड के हार्डनेस को बताता है। कहने का मतलब ये ए से लेकर एस तक अगर सॉफ्ट व्हील है, तो इसके अंदर इस एब्रेसिव पार्टिकल को रिटेन करने की, पकड़ के रखने की जो क्षमता है वो इसकी कम है। अगर ये हार्ड व्हील है तो ये एब्रेसिव पार्टिकल्स को जिस बॉन्ड से इसने पकड़ रखा है उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर क्या होगा, सॉफ्ट व्हील के अंदर ये इजीली छोड़ देगा। जैसे ये ग्राइंडिंग व्हील चलेगा तो ये एब्रेसिव पार्टिकल जैसे ब्लंट हो गया, घिस गया, तो जैसे ये घिस गया तो घिसने के बाद में इसकी पकड़ कमज़ोर होगी। कमज़ोर होने के बाद में ये निकल कर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, क्योंकि ग्राइंडिंग व्हील आपका कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये उसको बाहर की ओर फेंक देगा, धकेल देगा, और पीछे की जो नई लेयर है उसको मौका मिलेगा। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें रीशार्पनिंग नेचर पाया जाता है। ये इसके अंदर शार्पनिंग नेचर पाया जाता है, या फिर सेल्फ शार्पनिंग नेचर इसका पाया जाता है। एक लेयर घिस गई तो अगली लेयर आएगी, दूसरी लेयर घिस गई तो तीसरी लेयर आएगी पीछे की। जबकि इसके अंदर क्या होगा, हार्ड व्हील के अंदर इसको पकड़, इसने बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ से इस एब्रेसिव पार्टिकल को पकड़ के रख रखा, तो होगा क्या, जब ये घिसेगा, जब ये यहाँ से ब्लंट हो जाएगा, उसके बाद भी ये निकल कर बाहर नहीं गिर पाएगा, तो पीछे वाली नई लेयर को मौका नहीं मिलेगा। तो पीछे वाली नए लेयर को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। ड्रेसिंग का मतलब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल या स्टार व्हील आप लेंगे, ड्रेसर लेंगे, और ड्रेसर की सहायता से इसको पूरी की पूरी सरफेस को रिमूव करेंगे, तब इसकी पीछे की नई लेयर निकल कर आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब जो हार्डनेस होती है आपकी बॉन्ड को दर्शाएगी कि किस तरीके का बॉन्ड आपने काम में ले रखा है, हार्ड बॉन्ड काम में ले रखा है कि वीक बॉन्ड काम में ले रखा है। अगर वीक बॉन्ड काम में ले रखा है तो इसकी स्ट्रेंथ कम है इस एब्रेसिव पार्टिकल को पकड़ के रखने की, ग्रेन को पकड़ के रखने की, और अगर आपने हार्ड व्हील काम में ले रखा है तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये ज़्यादा ताकत से इसको पकड़ के रखेगा। अब हम आगे चलते हैं। आपको एक बात पता होगी कि जब भी हम ग्राइंडिंग व्हील से मशीनिंग करना है, ग्राइंडिंग करना शुरू करते हैं,
तो एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जिस ग्राइंडिंग व्हील को आप यूज़ में ले रहे हो, उस ग्राइंडिंग व्हील का सिलेक्शन किस आधार पे किया गया है, उस ग्राइंडिंग व्हील का सिलेक्शन मटेरियल के आधार पे किया गया है। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि जिस मटेरियल को, अगर सॉफ्ट मटेरियल सॉफ्ट है कि हार्ड है, किस तरीके का मटेरियल है, उसके बाद ही आप ग्राइंडिंग व्हील का सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हार्डनेस के आधार पर, जो हार्डनेस हमने पढ़ी है 3 टाइप की, ये जो ग्राइंडिंग व्हील है इसकी हार्डनेस यहाँ पर शो कर रखी है और यहाँ पर वर्क पीस की हार्डनेस को शो कर रखा है। तो 3 केस है इसके अंदर, ए, बी और सी। पहले वाले केस के अंदर क्या है, ग्राइंडिंग व्हील सॉफ्ट काम में ले रहा है और वर्क पीस हार्ड काम में ले रहा है। दूसरे वाले केस में ग्राइंडिंग व्हील जो है हार्ड है और आपका वर्क पीस सॉफ्ट है। तीसरा वाला जो केस है, आपका जो ग्राइंडिंग व्हील है वो हार्ड है और आपका जो वर्क पीस है वो सॉफ्ट है। तो इन तीनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसे हम जानेंगे कि ये इस केस के अंदर क्या होता है, क्या ये केस सबसे अच्छा है या इससे अच्छे भी कोई और है या दोनों के दोनों खराब है। तो सॉफ्ट के अंदर क्या होगा, सबसे पहले सपोज कीजिए ये आपका एक, ये मैंने ग्राइंडिंग व्हील ले लिया। अब क्योंकि ये सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील है, क्योंकि इसके ये सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील है, तो इसके अंदर एब्रेसिव को होल्ड करने की, रिटेन करने की जो कैपेसिटी वो थोड़ी कम है। अब होगा क्या, अब आपने वर्क पीस ले रखा है हार्ड, तो जैसे ही ये ग्राइंडिंग व्हील इस वर्क पीस की सरफेस के कांटेक्ट में आएगा जो कि हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो इसमें से मटेरियल रिमूव करना ये शुरू करेगा। तो इसने मटेरियल रिमूव किया, थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएगा, ब्लंट हो जाएगा। ब्लंट मतलब कि यहाँ से घिस जाएगा। घिसेगा तो सही ना भाई, ग्राइंडिंग व्हील जब चलेगा तो घिसेगा तो सही। ये यहाँ से सपोज कीजिए घिस गया, तो जैसे ये घिस गया तो क्या होगा, ड्यू टू वीक बॉन्ड, सॉफ्ट नेचर होने के कारण, इस ग्राइंडिंग व्हील का सॉफ्ट नेचर होने के कारण ये जो एब्रेसिव पार्टिकल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर की ओर निकल जाएगा। तो ग्राइंडिंग व्हील कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है ना, ये रोटेट करेगा तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। जैसे आपने मिक्सी देखी होगी, मिक्सी जो होती है उसकी जो ब्लेड होती है वो रोटेट करती है। अगर आपने मिक्सी के अंदर कोई सामान डाल रखा है, आपने मिक्सी के अंदर कोई सी भी चीज़ अगर डाल रखी है और अगर आप उसको चालू कंडीशन के अंदर खोल दोगे तो क्या होगा, उसके अंदर का जो भी है वो निकल कर इस रोटेरी डायरेक्शन में, मतलब चारों दिशाओं में पूरी 360 डिग्री के अंदर फैल जाएगा। मतलब कि वो उसको उसी रेडियल फोर्स के कारण बाहर की ओर फेंकेगा। तो इसी कारण क्या होता है, जैसे ही आपका ब्लंट हो गया, कमज़ोर हो गया, तो ग्राइंडिंग व्हील इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इसको बाहर की ओर फेंक देगा। जैसे इसको बाहर की ओर फेंक देगा तो पीछे की जो नई लेयर है वो आ जाएगी, उसको मौका मिलेगा, फिर वो चलेगी, वो चली, फिर उसके बाद में क्या होगा, ब्लंट हो गया, फिर वो घिस गई। उसके घिसने के कारण क्या होगा, उसका वीक जो उसका जो वो उसको पकड़ के रखने की क्षमता थी वो कम थी, कम स्ट्रेंथ से उसको पकड़ के रखेगा, तो उस कारण क्या होगा, वो बाहर की ओर फेंक देगा। तो मतलब एक लेयर बाय लेयर, न्यू लेयर को मौका मिलेगा। तो इसलिए मैंने ये कहा था कि इसके अंदर सेल्फ शार्पनिंग नेचर होता है, सेल्फ शार्पनिंग नेचर होता है इसका। मतलब कि ऑटोमेटिक जो नेक्स्ट लेयर है, नेक्स्ट लेयर आ जाती है इसकी एब्रेसिव पार्टिकल की, नेक्स्ट लेयर ऑटोमेटिक आ जाएगी, ऑटोमेटिक निकल कर आएगी। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ग्राइंडिंग व्हील का डायमीटर कम होगा। ठीक है, थोड़ा कम होता जाएगा। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, इसके अंदर आपको बार बार ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर आपको बार बार ड्रेसिंग नहीं करनी, ड्रेसिंग मतलब रीशार्प करने की जरूरत नहीं है आपको। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से ग्राइंडिंग व्हील ड्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है बार बार, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम बाद में आपको इसकी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। अब हम दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस ये है कि आपका जो ग्राइंडिंग व्हील है वो आपने हार्ड काम में ले रखा है और आपका जो वर्क पीस है वो सॉफ्ट काम में ले रखा है। इस केस में क्या होगा, जो आपका ग्राइंडिंग व्हील है वो हार्ड है और ये सॉफ्ट है, तो स्टार्टिंग के अंदर मटेरियल तो रिमूव करेगा ही, लेकिन थोड़ी देर बाद में क्या आ जाएगा, इसके अंदर ब्लंटिंग नेचर आ जाएगा। अब ब्लंटिंग नेचर होने के कारण क्या होगा, अब क्योंकि ये आपने हार्ड काम में ले रखा है तो ये बाहर की ओर निकल नहीं पाएगा, तो नेक्स्ट लेयर आ नहीं पाएगी, नेक्स्ट लेयर को मौका मिल नहीं पाएगा, तो ये वहाँ का वहीं रह जाएगा और कंटिन्यूसली रबिंग होती रहेगी, फ्रिक्शन होता रहेगा, हीट जनरेट होती रहेगी। इस कारण इसके अंदर क्या हो जाएगा, ग्लेजिंग आ जाएगी, ये चमकने लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर कटिंग करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। इस वाले केस में, बी वाले केस में आपको ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। सी वाले केस में क्या होगा, सी वाले केस में क्या होगा, ये हार्ड आपने काम में लिया है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हार्ड काम में आ जाएगा। तीसरा वाला केस ये है, गलती से यहाँ पे सॉफ्ट लिखा था। तीसरे वाले केस में क्या है कि इसके अंदर ब्लंटिंग नेचर बहुत जल्दी आएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मटेरियल शुरुआत में तो निकलेगा लेकिन कम टाइम के लिए निकलेगा। क्यों, क्योंकि उस कम टाइम के दौरान ही ये जो हार्ड व्हील है इसके अंदर ग्लेजिंग नेचर आ जाए। तो जो प्रॉब्लम इसमें हो रही थी वही प्रॉब्लम इसमें होगी।
फ़र्क सिर्फ इतना है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी, इसके अंदर जो ग्लेजिंग आ रही थी या जो ब्लंटिंग नेचर आ रहा था, वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम में आ रहा था कंपेयर टू ये, जबकि इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा जल्दी आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, सपोज कीजिए ये जो बी वाला केस है, इसके अंदर आपने इसको 1 घंटा चलाया या फिर 2 घंटे चलाया आपने, तो 2 घंटे चलाया तो ये ब्लंट हो गया। ब्लंट होने के बाद में फिर क्या करेंगे, 15 से 20 मिनट इसमें देंगे, ड्रेसिंग के अंदर देंगे, ड्रेसिंग के अंदर देंगे। फिर ये 2 घंटे चलाओगे आप, फिर 2 घंटे, फिर क्या करोगे, 15 से 20 मिनट आप ड्रेसिंग में दोगे, फिर इसको 2 घंटे चलाएंगे, फिर वापस से इसमें ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। जबकि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मटेरियल यानी कि वर्क पीस जो है वो हार्ड है, वो भी हार्ड है, तो क्या होगा, आपको निकालने के लिए इसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस ग्राइंडिंग व्हील को। तो होगा क्या, इसी कारण ये जल्दी से ब्लंट हो जाएगा। तो सपोज कीजिए कि ये 1.5 घंटे में 1.5 आवर्स में ही क्या हो जाएगा, ये ब्लंट हो जाएगा। उसके बाद में वापस से आप ड्रेसिंग करो, फिर वापस से 1.5 घंटे चलेगा, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। फिर वापस से ड्रेसिंग करो, फिर वापस से 1.5 घंटे चलेगा, ठीक है, फिर वापस से ड्रेसिंग करो। तो आपको देखने में लग रहा होगा कि मशीनिंग टाइम किसमें ज़्यादा है, मशीनिंग टाइम इसमें ज़्यादा है कंपेयर टू ये। अगर दोनों ही ग्राइंडिंग व्हील अपना हार्ड ले रखें, ठीक है, तो दोनों ही केस में क्या होगा, इसके अंदर ब्लंटिंग नेचर आएगा, लेकिन इसके अंदर कुछ टाइम ज़्यादा मशीनिंग टाइम आपको मिलेगा, ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा मशीनिंग करने के लिए, ग्राइंडिंग करने के लिए, जबकि इसमें इसकी अपेक्षा थोड़ा कम टाइम मिलेगा। तो ये दोनों ही सही नहीं माने जाते, दोनों ही खराब माने जाते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर सबसे बेकार जो कॉम्बिनेशन, सबसे ख़राब जो कॉम्बिनेशन है वो ये वाला है। और अगर हम तीनों की स्टडी करें तो सबसे अच्छा जो कॉम्बिनेशन है वो ए नंबर माना जाता है, ये वाला सबसे बेस्ट है, ये वाला आपके पास सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर ये आपके पास नहीं है, ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं है, और आपके पास सिर्फ ये दोनों ही उपलब्ध है, ये दोनों ही अवेलेबल है, तो आप कौन सा काम में लोगे, आप ये सेकंड वाला कॉम्बिनेशन काम में लोगे, इसके तो ग्राइंडिंग व्हील है वो हार्ड है, और जो वर्क पीस है आपका सॉफ्ट नेचर का है। तो आई थिंक आप इसको पूरा का पूरा समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये बेस्ट है। बेस्ट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सेल्फ शार्पनिंग नेचर है, ब्लंटिंग होने के कारण सेंट्रीफ्यूगल ब्लंटिंग होने के कारण ये घिसेगा, घिसने के कारण ये वीक पड़ जाएगा, वीक पड़ने के कारण इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा उसी दौरान, तो ये बाहर की ओर निकल जाएगा, तो पीछे की नई लेयर आ जाएगी, नेक्स्ट लेयर को मौका मिलेगा, ऑटोमेटिकली नहीं आ जाएगी। इसके अंदर ड्रेसिंग की आवश्यकता नहीं है, अगर ड्रेसिंग की आवश्यकता ऐसे नहीं कि आपको कभी करनी ही नहीं, लेकिन इसे बहुत टाइम बाद में करनी पड़ेगी। जैसे इसमें 1.5 घंटे बाद में करनी पड़ी, इसमें 2 घंटे बाद में करनी पड़ रही थी आपको, तो इसमें सपोज कीजिए आपको 8 घंटे बाद में करनी पड़ेगी या फिर 10 घंटे बाद में करनी पड़ेगी। तो ये मशीनिंग टाइम, ग्राइंडिंग टाइम आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। अभी हम किसके बारे में समझ चुके हैं, एब्रेसिव टाइप के बारे में, एब्रेसिव साइज़ यानी एब्रेसिव नंबर यानी ग्रेड नंबर के बारे में। उसके बाद में हमने हार्डनेस या ग्रेड को जाना। अब जो नेक्स्ट ये नंबर दे रखा है, किसको दर्शाता है, आपके स्ट्रक्चर को दर्शाता है, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, हम इसके बारे में पूरी स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, दो एब्रेसिव पार्टिकल के बीच की दूरी को डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एब्रेसिव पार्टिकल्स, ठीक है, दो एब्रेसिव पार्टिकल्स के बीच की दूरी। सपोज कीजिए ये आपको ग्राइंडिंग व्हील और यहाँ पे कुछ एब्रेसिव लगे हुए हैं, ठीक है, ये एब्रेसिव इसमें लगे हुए हैं। तो जो दो एब्रेसिव पार्टिकल इनके बीच की जो दूरी है, इसी को अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब ये किससे दर्शाया जाता है, स्ट्रक्चर नंबर से दर्शाया जाता है, SN, यानी कि स्ट्रक्चर नंबर। अब ये दो टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है डेंस, एक होता है ओपन, ठीक है। डेंस होता है आपका 0 से 7 नंबर होता है, और ये होता है आपका 8 से 16 नंबर। नंबर है, स्ट्रक्चर नंबर है, ठीक है, ना कि डिस्टेंस को शो कर रहा है। अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालूंगा मैं, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू एब्रेसिव पार्टिकल्स, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन स्ट्रक्चर नंबर अपॉन 1000। ये किस में आएगी, आपके इंच के अंदर आएगी। अगर इस जो डिस्टेंस आपकी किस में निकली, इंच में निकली, अगर इसे mm में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर नंबर डिवाइड बाय 1000 इंटू 25.4, तो ये जो डिस्टेंस आएगी आपकी किस में आएगी, mm में आएगी। तो यहाँ पर कितनी दे रखी है, जैसे 8 दे रखी है, तो 8 का मतलब पहले का क्या होगा कि ओपन है कि डेंस है, तो मुझे पता चल रहा है कि यार ये जो 8 है ये ओपन में आ रहा है, क्योंकि 8 से लेकर 16 नंबर जो होता है वो ओपन आता है, मतलब डिस्टेंस जो है इनकी ज़्यादा है, कम जगह में, मतलब
उसी जगह में अगर ये जगह इतनी है, लिमिटेड जगह है, तो इस जगह में अगर ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, इस क्लासरूम में अगर 20 बच्चों के बैठने की जगह है, कितने की 20 बच्चों के बैठने की जगह है, और इसके अंदर अगर आपने 40 लोग डाल रखे हैं, तो मतलब कि डेंस यानी कि सघन, यानी कि उनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी, लोग पास में बैठेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसी 20 बच्चों की क्लास में आपने 10 बच्चे बैठा रखे, तो क्या होगा, उन 10 बच्चों के बीच की दूरी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। लोग दूर में बैठेंगे, तो वो हो जाएगा आपका ओपन स्ट्रक्चर। इस एग्जाम्पल से आपके समझ में तो आ गया होगा। इसके लिए तो मुझे ये पता चल गया कि यार ओपन है तो, लेकिन डिस्टेंस है कितनी इसकी, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 1000 बाय 8 बाय 1000 कर दूँगा, तो ये किसमें आ जाएगा, मेरा इंच में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे कुछ और लिखा होता है, यहाँ अगर लिखा होता 12, यहाँ अगर 12 नंबर लिखा होता, अगर मेरा स्ट्रक्चर नंबर कितना है, क्वेश्चन आपका ये है कि आपके पास स्ट्रक्चर नंबर आपको 12 दिया है, 12 नंबर का आपका स्ट्रक्चर है, तो इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी, 2 पार्टिकल के बीच की, 2 ग्रेन के बीच की 12/1000 इंच हो जाएगी। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, और अगर इसी को ये mm में पूछता है, तो जो आएगा उसे आप 25.4 से इंटू कर देना, तो जो आएगा वो आपका mm में आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप स्ट्रक्चर अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम जानेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। वैसे तो हमने जान लिया, लेकिन हम स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि जो मटेरियल होता है, मटेरियल के अकॉर्डिंग किस तरीके से स्ट्रक्चर का वो सिलेक्शन किया जाता है। तो मटेरियल बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, आपको पता होगा। एक होता है डक्टाइल मटेरियल, एक होता है आपका ब्रिटल मटेरियल। तो डक्टाइल जो होता है वो आपका सॉफ्ट नेचर का होता है, जबकि ब्रिटल मतलब कि भंगुर प्रकृति का होता है। तो जो डक्टाइल मटेरियल है वो आपका, इसके अंदर कंटिन्यूस चिप निकलती है, जबकि इसके अंदर डिसकंटिन्यूस चिप निकलती है, बहुत ज़्यादा छोटी निकलती है, आपको पता होगा। जैसे जो डक्टाइल मटेरियल के MS की जो रोड होती है, उसको आप लैथ मशीन के अंदर अगर मशीनिंग करेंगे तो उसके अंदर लंबी चिप निकलेगी, जबकि अगर ब्रिटल मटेरियल है, कास्ट आयरन है, उसकी अगर आप मशीनिंग करेंगे तो क्या होगा, इसमें छोटी छोटी चिप्स निकलती है। तो हम ये मानते चल रहे हैं कि डक्टाइल मटेरियल है और एक ब्रिटल मटेरियल है, दोनों वर्क पीस को आपको ग्राइंड करना है ग्राइंडिंग व्हील से। तो आप किस तरीके का ग्राइंडिंग व्हील सेलेक्ट करेंगे, किस तरीके से आप सेलेक्ट करना चाहेंगे। इसके पहले जब हमने हार्डनेस पढ़ा था, तो हार्डनेस में हम जो ग्राइंडिंग व्हील सेलेक्ट कर रहे थे हम जो आपका वर्क पीस है उसकी हार्डनेस के आधार पर किया है, वो हार्ड है कि सॉफ्ट है। लेकिन अब हम डायरेक्टली इस चीज़ को कंसिडर करते हुए इंस्ट्रक्शन लेंगे कि आपका जो मटेरियल है वो आपका डक्टाइल है कि ब्रिटल है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, अगर आपके पास डक्टाइल मटेरियल है तो इसके लिए आप ओपन स्ट्रक्चर ही काम में लेंगे, सबसे बेस्ट माना जाता है। इसी तरीके से अगर आपके पास ब्रिटल वर्क पीस है आपका, तो आप कौन सा काम में लेंगे, डेंस स्ट्रक्चर ही काम में लेंगे। ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है, और ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब हम ये समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है, क्या कारण है कि इसे यूज में लिया जाता है। चलिए हम इसको चर्चा करते हैं। सबसे पहले सपोज कीजिए, अगर आपने डक्टाइल के लिए ऊपर लिया तो इससे क्या फ़ायदा होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि डक्टाइल होता है, उसकी जो चिप होती है वो थोड़ी लंबी होती है, चिप थोड़ी लंबी निकलेगी। अब लंबी चिप निकलेगी तो क्योंकि ये ओपन स्ट्रक्चर है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो ज़्यादा है, और आपकी जो चिप निकल रही है उसकी लंबाई भी थोड़ी ज़्यादा है। मैं ग्राइंडिंग की बात कर रहा हूँ ना, अभी हम ग्राइंडिंग की बात कर रहे हैं, और ये आपको ये ध्यान में रखना है दिमाग में कि दोनों के अंदर ही हम मटेरियल को ग्राइंड कर रहे हैं। तो इसके अंदर डक्टाइल के अंदर जो चिप निकलेगी वो थोड़ी लंबी निकलेगी। अब लंबी चिप जो निकलेगी वो इसके बीच में बैठ जाएगी, भाई ये सिटिंग ही तो है, इसके बीच का जो गैप है ये क्या है, चिप के रुकने का, बैठने का स्थान ही तो है। तो जो चिप है वो इसके बीच में इजीली आ गई, इसके बीच में इजीली बैठ गई आपकी चिप, यहाँ बैठ गई, यहाँ बैठ गई, यहाँ बैठ गई, ठीक है। अब ग्राइंडिंग व्हील आपका चल रहा है, तो जब ग्राइंडिंग व्हील चल रहा था, ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में, आपके वर्क पीस और ग्राइंडिंग व्हील कांटेक्ट में आया, तो ग्राइंडिंग व्हील ने उसको फीड दी, दबाया तो क्या हुआ, जो आपकी चिप थी लंबी वाली वो इसके अंदर जाके बैठ गई, और जैसे ही उसने उसको छोड़ा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या हुआ, इस चिप को ग्राइंडिंग व्हील ने बाहर की ओर फेंक दी, ठीक है। तो ये वापस से ये जो स्पेस था, ये जगह थी, वो ये खाली हो गई। इसी तरीके से ये वापस कांटेक्ट में आएगा सरफेस के, तो वापस जो लंबी वाली डक्टाइल चिप है वो इसके अंदर जाएगी और सिट हो जाएगी। सिट होने के बाद में फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये जो चिप है इसको बाहर की ओर फेंक देगा। मतलब किसी भी तरीके की यहाँ पर लोडिंग या फिर क्लॉगिंग नहीं होगी। लोडिंग या क्लॉगिंग मतलब कि यहाँ पर चिप के फंसने की किसी तरीके से कोई संभावना अभी नहीं है, इसलिए डक्टाइल मटेरियल के लिए ये सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है।
लेकिन सपोज कीजिए अगर हमें डक्टाइल मटेरियल के लिए ये वाला कॉम्बिनेशन काम में ना लेकर डेंस स्ट्रक्चर वाला ग्राइंडिंग व्हील काम में ले लिया तो क्या हो, क्या कारण है कि हम इसके लिए काम में नहीं ले सकते? तो अब हम इसे जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक एब्रेसिव दूसरे एब्रेसिव के बीच की जो दूरी है वो कम है, तो चिप अभी भी डक्टाइल ही निकलेगी। डक्टाइल के केस में ले रहे हैं हम अभी, है ना, डक्टाइल के केस में इसको मैं ले रहा हूँ, डक्टाइल के केस। तो डक्टाइल की जो लंबी चिप निकली, अब उसको बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस है ही नहीं, इतना स्पेस तो है ही नहीं ना, इतना गैप तो है ही नहीं। तब भी क्या होगा, तो ग्राइंडिंग व्हील है और ये जो आपका वर्क पीस है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ग्राइंडिंग व्हील, तो क्या होगा, अंदर दबाव पड़ेगा। दबाव के कारण ये चिप जाएगी, यहीं पे घुसने का क्या करेगी, प्रयास करेगी, यहीं पे घुसने की पूरी कोशिश करेगी ना। जगह नहीं है फिर भी इसके अंदर घुस रही है। घुसने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लॉगिंग या लोडिंग हो जाएगी। अब उसे समझिए कैसे होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं जो चिप होती है वो आपका जो टेम्परेचर, टोटल मशीनिंग टेम्परेचर होता है उसका 80% गेन करती है। मशीनिंग के दौरान जितने भी आपका टेम्परेचर हो रहा है, राइज हो रहा है, उसका 80% लेकर चिप जो है आपका बाहर की ओर निकलती है। तो जब यहाँ से चिप निकली, डक्टाइल मटेरियल की चिप यहाँ से निकली, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है। एट अ टाइम ग्राइंडिंग के दौरान ये जो एब्रेसिव पार्टिकल ये भी कॉन्टैक्ट में आए थे वर्क पीस के, तो ये भी क्या हो गए, गर्म हो गए। तो इनका भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर है और चिप का भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, ठीक है। एब्रेसिव पार्टिकल का भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर है और चिप का भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, प्लस चिप की जो साइज है थोड़ी ज़्यादा है और यहाँ बैठने की जगह है कम। तो होगा क्या, जब वो इस जगह पे घुसेगी तो दोनों के हाई टेम्परेचर के कारण दोनों क्या होगा, दोनों में वेल्डिंग नेचर आ जाएगा, दोनों आपस में वेल्ड हो जाएगी, आपस में चिपक जाएगी, ठीक है। और उसी दौरान क्या होगा, रबिंग होती रहेगी, फ्रिक्शन होता रहेगा। इसी के कारण इसमें बार बार मटेरियल रिमूव तो होगा नहीं, बस हीट ही जनरेट होती रहेगी और ग्लेजिंग नेचर आ जाएगा, ठीक है। इसी कारण से हम ये वाला कॉम्बिनेशन काम में नहीं लेते। आई थिंक आप समझ गए, ठीक है। इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। भाई हुआ क्या, यहाँ पर हुआ क्या कि जो डक्टाइल चिप निकली, अगर इसे समझाना है कि इसके लिए आपने ये वाला कॉम्बिनेशन काम में क्यों नहीं लिया, तो इसे हम इसे समझ सकते हैं कि जो डक्टाइल चिप होती है वो थोड़ी लंबी होती है, ठीक है। और जो स्पेस है इसका, जो स्पेस है यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कम है बैठने के लिए, पहली बात तो ये, ठीक है। तो वहीं पे अंदर फंस जाएगी, वहीं पे क्लॉगिंग हो जाएगी, वहीं पे लोडिंग हो जाएगी। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये थी कि जो चिप है उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और जो एब्रेसिव पार्टिकल है, एब्रेसिव जो है उनका भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इसके कारण क्या हो जाएगा, दोनों के अंदर वेल्डिंग नेचर आ जाएगा, दोनों के अंदर वेल्डिंग हो जाएगी। इसी वेल्डिंग के कारण क्या होगा, वो घिस घिस के बहुत ज़्यादा चमक जाएगा। और ये जो चमक होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लेजिंग बोलते हैं। इसी कारण ये ग्लेजिंग आ जाएगी। मतलब ये जो लोडिंग आएगा, जो फंस रहा है यहाँ पर, जो मटेरियल फंसेगा यहाँ पर, जो चिप फंसेगी, चिप जो है यहाँ पर, चिप क्या हो जाएगी, यहाँ पर लोड हो जाएगी, चिप में लोडिंग या क्लॉगिंग नेचर आ जाएगी। क्लॉगिंग मतलब यहाँ पर फंस जाएगी, चॉकिंग हो जाएगी। इसी कारण इसके अंदर ग्लेजिंग डिफेक्ट आ जाएगा। और इस ग्लेजिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से हम इसकी ड्रेसिंग करेंगे, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि डक्टाइल के लिए डेंस काम में लेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, सबको मैंने यहाँ पर लिख लिया। जबकि अगर डक्टाइल के लिए ओपन काम में लेंगे तो क्या होगा, इजीली यहाँ पे जो चिप निकलेगी वो सिट हो जाएगी। इजीली चिप के निकलने के लिए, चिप के बैठने के लिए यहाँ अच्छी खासी जगह है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये चिप बाहर भी निकल रही है। तो किसी तरीके की क्लॉगिंग या फिर लोडिंग, किसी तरीके की क्लॉगिंग या लोडिंग नहीं होगी। इसके कारण जो आपकी ग्लेजिंग है, ये ग्लेजिंग नेचर भी नहीं आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ब्रिटल मटेरियल के लिए डेंस स्ट्रक्चर किस तरीके से अच्छा माना जाता है। ब्रिटल जो मटेरियल है, इसमें से चिप निकलेगी वो ब्रिटल होगी, यानी जो चिप की साइज़ होगी बहुत ज़्यादा छोटी होगी। इसके अंदर चिप की साइज़ क्या है, चिप जो है वो छोटी है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है, स्मॉल चिप्स निकलेगी, ठीक है। अब स्मॉल चिप्स निकलेगी तो उसको जगह भी कम चाहिए सिट डाउन होने की। डेंस स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर जो चिप आई, अब यहाँ पे इजीली बैठ गई। अब क्या निकली इसके अंदर, ब्रिटल चिप निकली। ब्रिटल चिप जो निकली वो इजीली इसके अंदर आराम से बैठ गई। तो किसी तरीके की लोडिंग या किसी तरीके की क्लॉगिंग नहीं होगी। पहली बात तो ये क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये चिप है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है। तो ये दिए गए स्पेस के अंदर, दिए गए क्लोज स्ट्रक्चर में, यानी कि डेंस स्ट्रक्चर में इजीली आ जाएगी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इजीली बाहर की ओर निकल जाएगी। तो ना ग्लेजिंग होगी ना लोडिंग होगी। इसी कारण के लोडिंग या क्लॉगिंग नहीं होगी, इसी कारण ग्लेजिंग नहीं होगी, ड्रेसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बहुत टाइम बाद में ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि मटेरियल रिमूवल रेट इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा मटेरियल निकलेगा, ठीक है।
इसमें तो कम मटेरियल निकलता है, लेकिन इसमें मटेरियल ज़्यादा निकलेगा। तो अगर आपको ज़्यादा MRR चाहिए, अगर आपको MRR ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा मटेरियल रिमूव करना है बिटल मेटल के लिए, तो आपको ये वाला कॉम्बिनेशन काम में लेना चाहिए। बिटल के लिए आप डेंस वाला काम में लोगे तो ज़्यादा मटेरियल निकलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर मैं जानता हूँ एब्रेसिव पार्टिकल, अगर सपोज कीजिए ये इतनी जगह मैंने ले रखी है, इतनी ही लंबाई का, इतनी ही चौड़ाई का मैंने यहाँ पे हिस्सा ले रखा है ग्राइंडिंग व्हील का, और इतनी ही लंबाई और इतनी चौड़ाई का मैंने यहाँ पर ये हिस्सा ले रखा है। इन दोनों की अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ तो इस दिए गए एरिया के अंदर जो कटिंग एज है, जो एब्रेसिव पार्टिकल्स यानी जो कटिंग एज है वो कम है, उनकी संख्या कम है। जबकि दिए गई स्पेस के अंदर, उसी स्पेस के अंदर जो कटिंग एज है यानी जो एब्रेसिव पार्टिकल्स है उनकी संख्या ज़्यादा है, कटिंग एजेस ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा मटेरियल रिमूव हो। ठीक, इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ पर MRR ज़्यादा होती है और यहाँ पर MRR कम होती है। MRR कम होने का यहाँ पे दूसरा रीज़न ये भी है, ये यहाँ पे कुछ टाइम बाद में क्या होगा, क्लॉगिंग या लोडिंग तो होगी कुछ टाइम बाद में, मतलब इनकी जो क्षमता है ये ब्लंट हो जाएंगे बाद में। ब्लंटिंग होने के कारण भी तो फिर ग्लेजिंग होगी, और ग्लेजिंग होगी तो फिर क्या होगा, इसकी MRR थोड़ी बहुत डाउन हो जाएगी। जबकि इसके अंदर ये जो नेचर है थोड़ा ज़्यादा टाइम बाद आएगा, तो इसकी MRR ज़्यादा होती है बिटल, इसलिए मैं बिटल के लिए ये वाला कॉम्बिनेशन काम में लेता हूँ। और ओपन के लिए आप समझ लीजिए, हम ओपन के लिए आपको ये वाला ही कॉम्बिनेशन काम में लेना है, ये वाला आप ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? इसका कारण यहाँ पर बता रखा है पूरा का पूरा। बिटल के लिए डेंस ही क्यों काम में लेना है, इसका कारण भी बता रखा है। छोटी होती है MRR ज़्यादा होती है, किसी तरीके की क्लॉगिंग या किसी तरीके की लोडिंग नहीं होगी, चिप आराम से निकल जाएगी पाउडर के फॉर्म में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण कटर उसको बाहर की ओर फेंक देगा। ठीक है, अब हम जानेंगे लास्ट में अपने बॉन्ड के बारे में। नेक्स्ट जो है आपका बॉन्ड, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा रहता है, ये आपको पता है बॉन्ड की किस बॉन्ड से आपने इसको चिपकाया है, या फिर एब्रेसिव को किस बॉन्ड की सहायता से आपने होल्ड करके रख रखा है। तो ये सारे के सारे आपके बॉन्ड के टाइप, ये सारे के सारे आपके बॉन्ड है। अगर आपके पास विट्रीफाइड बॉन्ड आप काम में ले रहे हो, यानी क्ले टाइप बॉन्ड, ये क्ले टाइप बॉन्ड होता है, तो इसे आप V से डिनोट करोगे। अगर आपने शैलॉक बॉन्ड लिया है तो इसे आप E से डिनोट करोगे। रेजोनॉइड बॉन्ड लिया है तो इसे आप B से डिनोट करोगे। सिलिकेट टाइप का अगर बॉन्ड है तो S से करेंगे अपन, रबर टाइप का है तो R से करेंगे, मेटालिक है तो M से, प्लास्टिक है तो P से। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये वाले बॉन्ड होते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि शैलॉक बॉन्ड जो है उसको किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, तो आपको E पर टिक लगाना है, ना कि S पे लगाना है। ये भी पूछा जाता है कि रेजोनेंट बॉन्ड जो है उसको किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, उसको B से करते हैं ना कि R से करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है जो हमको जानना है, जो कुछ रेमेडीज़ होती है उनके बारे में हमको जानना है। रेमेडीज़ मतलब कि इसके जो कुछ इसमें प्रॉब्लम्स जैसे आ जाती है ग्राइंडिंग व्हील में, तो ग्राइंडिंग व्हील के अंदर सबसे पहले तो हमने जैसे पढ़ा था ग्लेजिंग। ठीक है, अब ग्लेजिंग क्या होता है? ग्लेजिंग मेनली होता है आपके जो एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं ग्राइंडिंग व्हील्स में जो लगे हुए रहते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स जब ये घिस जाते हैं, जैसे कि हमने हार्डनेस यानी जब ग्रेड पढ़ी थी तो हमने इसको समझा था कि जब ये एब्रेसिव पार्टिकल घिस जाते हैं, इनकी कटिंग एज थोड़ी ब्लंट हो जाती है। ब्लंट होने के कारण क्या है, चलेंगे तो ऑब्वियसली रबिंग तो होगी, ये निकलेंगे। अब अगर ये बाहर नहीं जा पाते, यानी सेल्फ शार्पनिंग नेचर इनका नहीं है, ये हार्ड टाइप के हैं, तो क्या होगा, वहीं पर रबिंग होती रहेगी, फ्रिक्शन होता रहेगा। इसके कारण इसकी जो बाहरी सतह है वो चमकदार हो जाएगी, जिसके कारण क्या आ जाएगा, इसमें ग्लेजिंग नेचर आ जाएगा। और इसको हम कैसे रिमूव करेंगे? इसको हम रिमूव करेंगे ड्रेसिंग से। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। दूसरी जो दिक्कत इसमें देखेगी वो होती है लोडिंग या क्लॉगिंग। या तो आप लोडिंग बोल दीजिए या क्लॉगिंग बोल दीजिए, मतलब ये चौक हो जाता है इसके अंदर। जैसे कि हमने पढ़ा था, जो अगर आप डेंस स्ट्रक्चर के लिए अगर डक्टाइल मटेरियल काम में लेंगे तो क्या होगा, चिप उसके अंदर चौक हो जाएगी, उसके अंदर लोड हो जाएगी और उसमें वेल्डिंग नेचर भी आ जाएगा, दोनों आपस में चिपक जाएगी, गर्म होती रहेगी, सतह चमकदार हो जाएगी, तो वापस से फिर उसके अंदर ग्लेजिंग हो जाएगी। लेकिन वहाँ ग्लेजिंग होने का कारण क्या है, आपका लोडिंग या क्लॉगिंग है। जो चिप अंदर फंस चुकी है, अंदर बुरी तरीके से फंस गई है, बाहर निकल नहीं पा रही है और सतह को चमकदार बना रही है और इसके अंदर ग्लेजिंग के लिए इसे भेज रही है। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन क्या है? इसका भी सॉल्यूशन है कि आपको ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। अब ड्रेसिंग करने के लिए आप क्या काम में लेते हैं? आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल काम में लेंगे, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल काम में लेंगे, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल काम में लेंगे, कटिंग टूल काम में लेते हैं, या फिर स्टार ड्रेसर काम में लेते हैं, या फिर आप स्टार ड्रेसर काम में लेंगे, ड्रेसिंग टूल भी बोलते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अंदर प्रॉब्लम क्या आती है? इसके अंदर आती है ट्रूइंग करनी पड़ती है। ट्रूइंग का कारण क्या है? सपोज कीजिए जो ग्राइंडिंग व्हील जब आप इसमें काम में लेते हैं, इसके अंदर कोई भी चीज़ ग्राइंड करते हैं, टूल वगैरह ग्राइंड करते हैं, तो होता क्या है, कई बार इसकी जो सरफेस है ये कुछ ऐसी हो जाती है, जैसे आपने यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगाया तो कुछ टाइम बाद में कैसे हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। या फिर
अगर आप ग्राइंड अपने वर्क पीस को यहीं पे बीच में घिस रहे हो तो ये कैसा हो जाता है, थोड़ा सा तो इस तरीके का इसके अंदर ग्रूव आ जाता है, कुछ इस तरीके का ये हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो ग्राइंडिंग व्हील जिसका जो शेप है, जो सिलेंड्रिकल शेप जो बिगड़ चुका है, इस बिगड़े हुए सिलेंड्रिकल शेप को एग्जैक्टली बिल्कुल 100% राउंड में लाना, बिल्कुल सर्कुलर में लाना, इसे ही क्या बोलते हैं अपन, ट्रूइंग कहते हैं। ठीक है, इसे परफेक्टली जो आपका ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील को परफेक्टली यानी कि 100% परफेक्टली क्या बनाना, सिलेंड्रिकल बनाना, सिलेंड्रिकल बनाना बाय यूजिंग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रूइंग बोलते हैं। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो क्या होगा, ये यहाँ से इतना मटेरियल रिमूव कर देगा तो ये पूरा का पूरा आपका कुछ इस तरीके का बन जाएगा, परफेक्टली सर सिलेंड्रिकल शेप का आपको हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं ट्रूइंग। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी, इसके बारे में हमने जाना और हमने स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील के बारे में जाना, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। इसके अगले पार्ट में हम इस टॉपिक से बनने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।